5 जोन बताने के पीछे का मकसद यही है कि अलग अलग हिस्सों में बांटकर रखा जाए अलग अलग एरियाज को, और जहां पर हालात नियंत्रण में हो वहां पर ज्यादा छूट दी जाए, और जहां पर हालात बिल्कुल बेकाबू होते हुए दिख रहे हो, कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हो, वहां पर सिर्फ जो बहुत ज्यादा जरूरी सामान है उन्हीं दुकानों को खोलने की इजाजत होगी, बाकी दुकानें पहले जैसी बंद रहेंगी। इस वजह से यह बड़ा फैसला। बिल्कुल चित्रा, इस तरीके का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि लगातार जो कोरोना संक्रमण के केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, संख्या उसमें कमी नहीं हो रही है। तो इस हिसाब से अगर राज्य सरकार उसको पूरे एरिया को देखेंगे कि कहां पर मूवमेंट एकदम कंप्लीट रोकना है जिससे कि केसेस ना बढ़े, क्योंकि जैसे ही मूवमेंट बढ़ता है वैसे एक आदमी, जिस तरीके से हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया था कि 400 लोगों को संक्रमित कर सकता है, तो मूवमेंट बढ़ते ही वहां पर संक्रमण के केसेस बढ़ते हैं। ऐसे में उन जगहों पर पूरी तरीके से रोक लगाना है और इसके लिए पुलिस व्यवस्था और राज्य सरकार की तरफ से कड़े कदम उठाने हैं। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन में यह साफ कर दिया है कि इन तमाम चीजों को डिसाइड करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि किसको कंटेनमेंट एरिया घोषित करना है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि किसको बफर जोन में रखना है कि वहां पर केसेस कभी बढ़ जा रहे हैं, कभी केसेस घट जा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों की जानकारी गृह मंत्रालय ने तो साफ कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार वहां पर पुलिस प्रशासन के साथ मिल करके ये डिसाइड करेंगी कि किस तरीके से इसमें रोक लगाना है, क्योंकि केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वैसे में उसमें गिरावट आनी चाहिए। लगातार केसेस अलग अलग जगहों पर बढ़ रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया था कि देश में ऐसे 30 इलाके हैं जहां पर अभी भी लगातार केस बढ़ रहे हैं और उन इलाकों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो अलग अलग जो मेट्रो शहर हैं वहां पर ऐसी समस्या ज्यादा आ रही है, जिसको कि अलग अलग जोन में डिसाइड करने के बाद वहां पर रिस्ट्रिक्शन किया जाएगा और उसके बाद इन केसेस में कमी आ सकती है। ये प्लान गृह मंत्रालय की तरफ से तैयार किया गया है। सोशल मीडिया के जरिए आपके लिए जितेंद्र एक सवाल आया है सामने, चूंकि 54 दिनों से घरों में बंद रहने के कारण सलून को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं, हेयर कट को लेकर, बाकी पार्लर्स के कामों को लेकर, कि दुकानों को खोलने की इजाजत तो है लेकिन कौन से दुकानें खुलेंगी, क्या सलून को खोलने की इजाजत दी गई है? इस बारे में कोई अलग से गाइडलाइंस या कोई और जानकारी? देखिए चित्रा, अभी विस्तृत गाइडलाइन का अध्ययन मैं खुद भी कर रहा हूं और इसको देख रहा हूं कि क्या क्या इसमें जानकारी दी गई है। लेकिन जहां तक अगर बात करें तो जो स्पा है या फिर मॉल है या फिर जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उन दुकानों को खोलने का आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से नहीं दिया गया है। सलून की जहां तक बात है, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है, हर एक व्यक्ति पिछले इतने दिनों से लगातार अलग अलग जगहों पर वो लोग लॉकडाउन में है और उनको लेकर के काफ़ी दिक्कत हो रही, इसलिए सलून अगर खुलता है तो उसको देखना होगा। अभी गाइडलाइन में इस तरीके की जानकारी विस्तृत तरीके से नहीं दी गई है कि अगर किस खुलता एरिया भी है तो उसमें बहुत कम लोगों को जाने की इजाजत होगी। एरिया थे, हालांकि इसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। आप आगे इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हमें दीजिएगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल जितेंद्र, देखिए शादी समारोह में 50 लोग जा सकेंगे, इस बात की इजाजत दी गई है। दुकान में 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। जो छोटी छोटी दुकानें हैं यानी कि मॉल्स बंद रहेंगे, दुकानें खुली होंगी लेकिन दुकान में 5 से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी। ये दुकानें क्या बाकी की भी, मतलब किराना स्टोर्स के अलावा भी बाकी दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई हैं जितेंद्र? देखिए चित्रा, इससे पहले जो गाइडलाइन आई थी लॉकडाउन 3 के दौरान, उस दौरान ये कहा गया था कि जो स्टैंड एलोन दुकानें हैं, यानी कि अलग जो दुकान है जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं है, वहां पर लोग जाकर के अपना सामान खरीद सकते हैं, लेकिन वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। 5 से ज्यादा लोग दुकान में खड़े नहीं हो सकते हैं। इसको लेकर के दिक्कत भी हुई थी। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो शराब की दुकानें हैं उनको खोल दिया जाए। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में अलग अलग जगहों पर शराब की दुकानों में भीड़ लगने लगी थी, लेकिन गृह मंत्रालय की उस दौरान भी गाइडलाइन थी कि 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे। इस बार में जो ये कहा गया है कि जो स्टैंड एलोन दुकानें हैं वहां पर लोग जाएंगे। शादी समारोह में जो लोग हैं 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। जो लॉकडाउन 3 था उस दौरान भी इसी तरीके की बात कही गई थी। तो बहुत ज्यादा अभी ढील देने के मूड में केंद्र सरकार नहीं है, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में अगर लोगों को ज्यादा ढील दे दी जाएगी तो उस तरीके से घूमने लगेंगे जिससे कि केसेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। बिल्कुल तो सही कहा आपने, और इसी वजह से अलग अलग जोन में बांटकर इस बात को डिसाइड किया जा रहा है कि कहां पर किस बात की इजाजत दी जाए। लखनऊ से कुमार अभिषेक भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके
चुके हैं। लेकिन एक और बड़ी जानकारी जल्दी से अपने दर्शकों को दे दूं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को बाहर निकलने की मनाही है, पूरी तरह से बैन है, बिल्कुल भी नहीं निकलना होगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें, इस बारे में भी गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है। कुमार अभिषेक, अब आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि राज्यों की सहमति से बस सर्विस को इजाजत दे दी गई है और इस तरह की मांग भी कई राज्यों की ओर से उठाई जा रही थी कि बसें अगर चलने लगेंगी तो लोगों की जो परेशानी है वो कम हो सकेगी। यूपी के सीएम की ओर से जो डिमांड रखी गई थी प्रधानमंत्री के सामने, क्या वो पूरी हुई है लॉकडाउन 4 की इन बड़ी बातों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए? अभिषेक, देखिए चित्रा, जो सबसे बड़ी डिमांड प्रदेश की तरफ से थी वो थी इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट जो मूवमेंट थी गाड़ियों की, उसके लिए। और शायद लगता है कि वो बात रखी गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ट्रांजिट का वो सबसे बड़ा इलाका है, सबसे बड़ा राज्य है जहां से दूसरे राज्यों के लोग जाते हैं, चाहे बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, झारखंड हो, सभी को उत्तर प्रदेश से होकर ही जाना हो रहा है। और अगर आप माइग्रेशन देखें, जिस तरीके से प्रवासी जा रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश से जाने वालों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर जो बस के रास्ते खोले जा रहे हैं तो इसका फायदा बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल और झारखंड को मिल सकता है। कहीं ना कहीं अब जबकि इंटर स्टेट अगर ये मूवमेंट शुरू हो रहा है तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा लोग जो पैदल चलकर आ रहे हैं, जो इनकी सीमाओं पर कहीं रुके फंसे हैं, ऐसे लोगों के लिए स्पेशल बस के साथ साथ अब वैसी बसें, निजी बसें शुरू हो सकेंगी जो कि इन लोगों को कम से कम दूसरे राज्यों तक ले जा सकेंगी। और ये सबसे बड़ी मांग थी। लेकिन एक बात और बता दूं चित्रा की ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन का जो कंसेप्ट था, उसमें पहले से ही ग्रीन और ऑरेंज जोन में काफी कुछ एक्टिविटी चल रही थी। मसलन दुकानें खुली हुई थी, कुछ रिस्ट्रिक्टेड चीजों को छोड़ दी जाए, उसके अलावा तो रेड जोन अभी भी लगभग वैसा ही रहने की उम्मीद है। लेकिन जो मार्केट हैं वो खुलेंगे, जैसे किराना और दवा की दुकानें के अलावा भी जो दूसरी दुकानें हैं, स्टैंड अलोन दुकानें हैं, वो जरूर खुलेंगी। और मुझे लगता है कि आज के इस एमएचए का जो ऑर्डर आया है उसके बाद से जो दूसरी दुकानें हैं, जो मार्केट एरियाज हैं, वो खुलेंगे। एक बात और, जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इन सब चीजों में कहा गया है कि स्पेक्टेटर्स नहीं होंगे, यानी दर्शक नहीं होंगे, तो क्या लोग जा सकेंगे, क्या खिलाड़ी वहां जा सकेंगे, क्या वहां जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं वो जा सकेंगे, सुबह टहलने वाले लोग जा सकेंगे? ये एक बड़ी बात है कि शायद ये भी खोला गया हो। अगर ये चीज पर क्लैरिटी और आ जाती है तो ये भी एक चीज हमें देखने को मिलेगा। ये महत्वपूर्ण बात अभिषेक आप कह रहे हैं। सीधे जितेंद्र का ही हम रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, एक चीज को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। जितेंद्र हमारे साथ नहीं है, मैं उम्मीद करती हूं कि जल्दी उनके पास हम चलेंगे। क्या हर तरह की दुकानों को खोले रखने की इजाजत अब दे दी गई है? हालांकि मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन मिठाई की दुकानों के अंदर जाकर लोग मिठाई नहीं खरीद पाएंगे। मिठाई की दुकानों और दुकानदारों को सुनिश्चित करना होगा कि वो होम डिलीवरी करें, यानी कि मोबाइल फोन के जरिए आपस में कांटेक्ट करें और उसके बाद मिठाई को ले जाकर जिससे जरूरत है वहां तक पहुंचा दिए जाएं। क्या हर तरह की दुकानें खुली रहेंगी? जितेंद्र हमें बताएंगे। लेकिन एक बार सीधे मुंबई चलते हैं। विद्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है कोरोना का बढ़ता हुआ आंकड़ा, चाहे मुंबई हो, मुंबई के भीतर धारावी हो। स्थिति अनियंत्रित होती हुई चली जा रही है। नियंत्रण में, काबू में करने की कोशिशें कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसे में ये जो आज फैसला लिया गया है, इसको महाराष्ट्र सरकार कैसे देख रही है? गाइडलाइंस को कैसे फॉलो करेगी? क्या वो संतुष्ट है जो बातें बताई गई हैं उससे? विद्या जी चित्रा, देख लीजिए, जैसा कि लॉकडाउन 4 में भी कहा गया है कि हर चीज का नियंत्रण आखिरकार जो लोकल बॉडीज हैं उनके पास होगा। अगर आपको याद हो, लॉकडाउन 3 के दौरान ही महाराष्ट्र सरकार ने 5 दुकानें खोले रखने की बात कही थी। लेकिन मुंबई जैसा इलाका जहां पर कि हजारों लोग संक्रमित हैं फिलहाल कोरोना वायरस से और 500 से ज्यादा लोगों की मौतें अकेले इस शहर में हुई हैं, ऐसे में मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर ने अपना ही आदेश जारी किया था और उन्होंने कहा था 5 दुकानें कतई नहीं खुलेंगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी और मेडिकल स्टोर्स खोली गई थी और यही अब भी आगे चलेगा। फिलहाल इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। जब तक महाराष्ट्र और खासतौर से मुंबई में ये आंकड़े बढ़ रहे हैं तो ये जो लॉकडाउन की जो स्थिति है जो पहले थी वही बरकरार रहेगी, ये बता दिया गया है। खासतौर से जो ग्रीन जोन है वहां पर क्योंकि इंडस्ट्रीज ऑलरेडी शुरू हो गई हैं, कई और इलाकों में कुछ और फार्मिंग से लेकर अलग अलग इंडस्ट्रीज को शुरू करने की बात कही जा रही है, तो उन इलाकों में काम जरूर शुरू होगा जो ग्रीन जोन है या ऑरेंज जोन है। लेकिन रेड जोन में अभी भी सरकारें कदम जो एकदम कह लीजिए फूक फूक के कदम रख रही हैं।
ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि रेड जोन में फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है और अब तो बफर जोन और कंटेनमेंट जोन की बात भी यहां पर राज्यों को डिसाइड करना होगा कि वो अपने हिसाब से जोन को डिवाइड करे। लेकिन पुनीत, एक बार आपका रुख करते हुए और उसके बाद मनोज्ञा मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। देखिए, लॉकडाउन 4 के 5 जोन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसके मतलब जानिए। रेड जोन जहां पर मामले लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, स्थिति काबू में नहीं आ रही है, कंट्रोल कर पाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। कंटेनमेंट जोन जहां पर स्थिति रेड जोन के मुकाबले थोड़ी बेहतर है। इस तरह से अलग अलग बांटा गया है हिस्सा। ऑरेंज जोन और यहां पर देखिए बफर जोन और ग्रीन जोन जहां पर लंबे समय से कोई भी मामला सामने नहीं आया है और वहां पर रियायतें ज्यादा देने की बात कही जा रही थी। लेकिन पुनीत, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम में खोले जाने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन वहां पर दर्शक नहीं जाएंगे, इसके क्या मतलब और मायने निकाले जाए? देखिए, जाहिर तौर पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जो स्टेडियम है वो खिलाड़ियों के लिए खास तौर पर होते हैं और इसके अलावा दर्शकों के लिए। लेकिन इस तरीके का जो अभी स्टेटमेंट दिया गया है, इसको एलाबोरेट नहीं किया गया। चित्रा, अभी बहुत सारी चीजें, ये जो 9 पन्नों का एडवाइजरी जारी की गई है, इसमें बहुत सारी चीजें अभी स्पेसिफिक होनी बाकी है। और अब जो गेंद है वो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के पाले में फेंक दिया, यानी कि राज्य सरकार को डिसाइड करना होगा। ऐसे में तमाम वो लोग जो स्टेडियम या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलने या फिर टहलने के लिए जाते थे, अब कहीं ना कहीं उनके लिए ये रास्ता जरूर साफ हो गया, लेकिन दर्शक वहां पर नहीं होंगे। यानी कि किसी भी तरीके का कोई वहां पे प्रतियोगिता या फिर कोई ऐसा मैच नहीं हो सकता है जिसको देख करके लोग करें। खाली वो प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं या फिर टहलने के लिए। ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी राज्य सरकार इसके लिए फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार ने कहा। और ऐसे में दिल्ली, जहां पर लगातार रोजाना मामले बढ़ रहे हैं, हॉट स्पॉट यहां पर काफी ज्यादा है, रेड जोन यहां पर है, 11 के 11 जिले रेड जोन में। तो केंद्र की राजधानी होने की वजह से यहां पर खासतौर से चीजें देखी जा रही है। और इसीलिए दिल्ली में जो बस परिवहन है या मजदूरों का जो पलायन देखने को मिल रहा है, उन चीजों को देखते हुए दिल्ली काफी ज्यादा संवेदनशील भी हो जाती है। चित्रा, बिल्कुल पुनीत, सीधे रुख कर लेते हैं मनोज्ञा का, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, एक और महत्वपूर्ण बात, पश्चिम बंगाल में रसगुल्ला बहुत फेमस है और अब तो सरकार की ओर से मिठाई की दुकानों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं होगी कि जो लोग हैं वो सीधे दुकान में जाकर मिठाइयां खरीद पाए। होम डिलीवरी दुकानदारों को करनी होगी। बंगाल में ममता बनर्जी ने पहले ही दुकानें खोल दी थी और इस पर काफी विवाद भी हुआ था कि आखिरकार मिठाई की इस समय क्या जरूरत है, फूल बाजार की क्या जरूरत है। लेकिन जिस तरह से जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि बंगाल का एक आंकड़ा कहता है कि हर 1 किलोमीटर में कम से कम 10 मिठाई की दुकानें हैं पूरे राज्य में। अगर ये आंकड़ा खुद मिठाई की दुकान वाले कह रहे हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मिठाई यहाँ पर कोई स्वीट डिश की तरह नहीं ट्रीट की जाती है, लेकिन एक खाने का एक अंग माना जाता है। और ऐसे में मिठाई की दुकानों में जाकर खरीदने की अनुमति थी, है, रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखने की जिम्मेदारी दुकानदारों पर है। अधिकतर दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज कर दी हैं। लेकिन जो छोटी दुकानें हैं उन्हें ये समस्या आ रही थी कि वो ऑनलाइन सर्विसेज से ज्यादा जानकार नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलें हो रही थी। ऐसे में ये दबदबा भी उन बड़ी दुकानों का और उन नामचीन दुकानों के साथ हो रहा था जिनकी मिठाइयों का नाम है या जो कई वर्षों से और इंटरनेट के जरिए अपने आप को अपग्रेड भी कर चुके हैं। लेकिन अब समस्या सिर्फ फल, सब्जी या कंटेनमेंट जोन की नहीं होगी, अब समस्या बफर जोन की भी होगी कि राज्य सरकार इसका फैसला ले कि ये ऑरेंज जोन है, कि ये रेड जोन है, कि ये बफर जोन है। कोलकाता अभी तक रेड जोन में रहा है। कोलकाता में बंगाल की सारी गतिविधियां होती हैं, सारे आला अधिकारी से लेकर खुद मुख्यमंत्री हावड़ा और कोलकाता के बीच में ही सफर करती रहती हैं। हावड़ा में उनका दफ्तर है नवान्नो, लेकिन कोलकाता में उनका घर। और ऐसे में अगर हम बात करें कोलकाता की, जहां पर सबसे ज्यादा बिजनेस सेंट्रिक काम होंगे या सारे वो बड़े ऑफिसेज हैं जिनके हेडक्वार्टर्स हैं स्टेट के, तो अब समस्या ये होगी कि जब ट्रेन नहीं चलेगी तो इन बसों के जरिए आसपास के जिलों से जो कुछ हद तक ऑरेंज जोन में भी हैं, वहां से लोगों की आवाजाही की अनुमति कितनी दी जाएगी, ये एक बड़ी समस्या है। उसके अलावा अगर दफ्तर खुलेंगे तो उन दफ्तरों में काम करने की क्या प्रक्रिया होगी और कैसे उसकी मॉनिटरिंग होगी, जो अब एक बड़ी समस्या होकर खड़ी हो रही है। और अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि कई प्राइवेट अस्पतालों से नर्सेज काम छोड़कर जा चुकी हैं,
तो रेड जोन में रहने के कारण कोलकाता को अभी आने वाले दिनों में कई और समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। एक नई तरह की चुनौती अब इसी के साथ, क्योंकि ज्यादा रियायतें दी जाएंगी, इसका मतलब यह भी होगा कि ज्यादा लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और उससे कोरोना और ज्यादा फैलता हुआ ना चले जाए, स्थिति भयावह ना हो जाए, इससे बचना होगा। इसी वजह से बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है। कई राज्यों ने तो बाकायदा मास्क पहनने की अनिवार्यता तक लगा दी है, जिनमें एक यूपी भी है जिसने साफ साफ कहा है कि बिना मास्क पहने अगर कोई बाहर पकड़ा जाता है तो फिर उससे बाकायदा जुर्माना वसूला जाएगा। पहली बार में 100 रुपए, दूसरी बार में 250 रुपए और तीसरी बार में 1000 रुपए। इस तरह की भी व्यवस्था राज्यों की ओर से की गई है। सीधे रुख कर लेते हैं पुनीत का। पुनीत दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद लखनऊ भी चलेंगे, चंडीगढ़ से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ मंजीत जुड़े हुए हैं। पुनीत, एक और बात है, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 10 साल से उम्र के जो ज्यादा उम्र के जो बड़े बच्चे हैं उनको निकलने की इजाजत दे दी गई है। इसका ये कतई मतलब या मायने नहीं निकाला जा सकता है। देखिए बिल्कुल चित्रा, यहाँ पर यह चीज समझनी होगी कि कोविड का जो संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो जब तक बहुत जरूरी ना हो, एसेंशियल ना हो, घर से बाहर किसी को भी निकलने के लिए मनाही की गई है। और जो लोग एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए हैं, सिर्फ वो लोग पास के जरिए ही बाहर निकल सकते हैं। ये एकदम क्लियर हो चुका है, यानी कि दफ्तरों में भी 33% लोग होंगे। तो ऐसे में जो 10 साल के बच्चे हैं जिन पे संक्रमण का खतरा ज्यादा है उनको, और 65 साल के बुजुर्ग जो कि इसके लिए काफी प्रोन माने जाते हैं, जो कि एक आसान टारगेट हो सकते हैं इस वायरस का, उनको तो रुकने के लिए कहा गया है। लेकिन जो लोग 10 साल से ऊपर भी हैं, वो लोग बेवजह बिना किसी काम के घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। साफ तौर पर कहा गया है, अगर ये बच्चे निकलते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। दूसरा चित्रा, यहाँ पर गर्भवती महिलाओं के लिए भी कहा गया है कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो वो भी किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलेगी, यानी कि कोरोना अटैक का खतरा उसके ऊपर ज्यादा। ये 3 चीजें सरकार ने खासतौर से कही है। दूसरी तरफ चित्रा, मैं यहाँ पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पान और गुटखा की दुकानें जो हैं उनको भी खोल दिया गया है। ऐसे में तमाम समस्याएं भी सामने आ सकती है, क्योंकि एक एक इलाके में काफी ज्यादा पान और गुटखा की दुकानें होती है और काफी लोग परेशान थे जो लोग इन चीजों का सेवन करते हैं। तो ऐसे में अब केंद्र सरकार ने जो अपनी 9 पन्नों की एडवाइजरी जारी की, उसमें कहा है कि पान और गुटखा की दुकानें भी खुली रहेंगे, लेकिन वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। और अपने इन पन्नों की एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा गया है कि इन लॉकडाउन के दौरान जो भी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनसे गुजारिश भी की गई है कि आप सभी लोग जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, हाथ सैनिटाइज के लिए मास्क का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, इन सभी को पालन जरूर करना होगा, खासतौर से रेड जोन इलाके में और जो ऑरेंज जोन का इलाका है। चित्रा, ये अहम बात आपने कही है। पान गुटखे का भी आपने जिक्र किया पुनीत, तो यहां पर लोगों को समझना होगा कि पान और गुटखा खाकर हर जगह थूकने की इजाजत आपको नहीं होगी। आप उसको खरीद जरूर रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना है हाथ मिलाने से, थूकने से, छूने से, इस वजह से फैल सकता है। इसलिए इन तमाम बातों का आप ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप पकड़े जाएंगे तो उसके बाद आपके साथ किस तरह का सुलूक जो भी पुलिस लगी हुई है या फिर जो प्रशासन मुस्तैद हुआ है, ताकि कम से कम कोरोना के आंकड़ों को कम किया जा सके, इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। एक बार सीधे रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ का, हमारे साथ हमारे सहयोगी मंजीत सहगल वहां से जुड़े हुए हैं। मंजीत, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, देखिए इजाजत तो दी जा रही है ताकि जिंदगी पटरी पर आए, लेकिन लोगों को इस बात को समझना होगा कि दरअसल कोरोना के साथ ही जिंदगी जीना हमें सीखना होगा, और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग। जब तक जरूरत ना हो हमें घर के बाहर नहीं जाना होगा। बसों का इस्तेमाल भी हम तभी करें जब बहुत ज्यादा जरूरी है, और मुझे लगता है कि एक से दूसरे राज्य में बसों की आवाजाही के दौरान भी बहुत सारे एहतियात बरतने होंगे, जो कि ट्रेनों के दौरान हम देख रहे हैं जिस तरह से रेलों की गतिविधियां शुरू की गई हैं। मंजीत जी बिल्कुल चित्रा, आपने सही कहा। जहां तक बसों की बात है, हरियाणा में 10 जिलों के लिए बसें चलाई जा चुकी हैं, लेकिन जितनी भी सरकारी बसें जा रही हैं उनमें बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है। जो भी यात्री बसों में चढ़ते हैं बाकायदा उनकी स्क्रीनिंग होती है, और उसके बाद ही बसों में सिर्फ आधी सीटें भरी जाती हैं, और इन बसों को केवल उन्हीं जगहों पर रुकने की इजाजत है जहां तक उनकी जो डेस्टिनेशन वो तय है। बीच में ये बसें नहीं रुक सकती। पड़ोसी राज्य पंजाब में भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ चुनिंदा जिलों में जो ऑरेंज या फिर ग्रीन जोन में आते हैं बसें चलाने के पक्षधर हैं। इन जिलों में कुछ शर्तों के साथ बसें, सार्वजनिक जो परिवहन की बसें हैं वो चलाई जा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों के लिए बसें उपलब्ध हैं। राज्य के कई जिलों के भीतर जो ग्रीन जोन्स हैं या ऑरेंज हैं उनके भीतर बसें शुरू कर दी गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल चित्रा यही है कि अंतर्राज्यीय बस सेवा अभी तक शुरू नहीं की गई है। बहुत सारे लोग अभी भी
अंतर्राज्यीय बस सेवा भी शुरू नहीं की गई है। एक दूसरे राज्य की सहमति इसके लिए जरूरी होगी। अपनी बात पूरी करें मंजीत जल्दी से। बहुत सारे लोग हैं, हजारों की किस्म में चित्रा, बहुत सारे लोग पड़ोसी राज्यों में फंसे हुए हैं। जब तक अंतर्राज्यीय परिवहन सुविधा शुरू नहीं की जाती तब तक उनको अपने घर पहुंचना आसान नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों की अभी डिमांड है कि अंतर्राज्यीय परिवहन सुविधा बहाल की जाए, भले ही वो शर्तों के साथ हो, लेकिन उनको अपने घर पहुंचने का मौका मिले। अगर बात करें मजदूरों की तो अंतर्राज्यीय परिवहन सुविधा न होने के कारण उनको पैदल सड़कों और या फिर रेल की पटरियों से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि उनके राज्यों के लिए परिवहन की सुविधा नहीं है। तो ये बड़ी मांग है लोगों की, लेकिन देखना होगा कि क्या केंद्र या राज्य सरकारें इस सुविधा को शुरू करती हैं या नहीं। अब बसों में बैठाने के पहले भी क्या थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए बाकायदा चेकिंग की जाएगी? मास्क पहनना तो अनिवार्य है ही, आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बसों के भीतर कैसे करना होगा? ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। राज्य सरकारों की ओर से यह तय किया जाएगा, क्योंकि केंद्र ने पूरी तरह से इस बॉल को राज्यों के पाले में डाल दिया है। मनोज, आप सीधे मैं आपका रुख करते हुए, चूंकि सभी तरह के धार्मिक स्थलों को अभी बंद रखने का ही फैसला किया गया है, यानी कि कोई भी धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। और पश्चिम बंगाल में ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी है और अभी ईद आने वाली है। नमाज को लेकर भी वहां पर लोगों के मन में सवाल था कि क्या हम मस्जिद जाकर नमाज अता कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अभी स्पष्ट कर दिया गया है कि आप घरों के भीतर रहकर ही किसी भी तरह की पूजा पाठ या फिर नमाज अता करें, इसके लिए इजाजत नहीं है। ज्यादा गैदरिंग की इजाजत नहीं है कहीं पर भी। बिल्कुल, इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार बार कहा है कि लोग अपने घरों में रहकर ही अपना पूजा पाठ नमाज अदा करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये बस बात में सच्चाई काफी हद तक है कि लगातार कोशिशों के बावजूद भी बंगाल सरकार कई मुद्दों पर, खास तौर से इन मुद्दों पर विफल होती नजर आ रही है। हुगली में जहां पर काफी ज्यादा टेंशन और तनावपूर्ण स्थिति लगातार बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर इमामों की ओर से भी बार बार अपील की जा रही है कि जितना संभव हो सके लोग अपने घरों में ही नमाज अदा करें। लेकिन आने वाले दिनों में इस पर क्या असर होगा, इस पर क्या पूरी तरह से इस पे नियम कानून किस तरह से लागू करेगी बंगाल सरकार, और बार बार भाजपा के घेरे में आने से कैसे बचने की कोशिश करेगी, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी, क्योंकि असम में मां कामाख्या का मंदिर है, वहां पर अंबुबाची मेला है, वो इस वर्ष नहीं हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है, जहां पर इस बार रथ यात्रा का क्या अनुरूप और स्वरूप होगा वो भी अभी तक उसका फैसला नहीं हो पाया। हालांकि प्राथमिक रूप से जो पूजा पाठ है वो शुरू हो गई है। रथ की उसको किस तरह से आगे, क्योंकि आने में लोगों को दिक्कत हो या लोगों को आने न दिया जाए, एकदम से उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, इस पर भी पूरी तरह से सरकार का फैसला आ चुका है। बिल्कुल, पूरी तरह से सरकार का फैसला स्पष्ट है, जिसको लोगों को मानना ही होगा। सीधे रुक कर लेते हैं अब आगरा का। ताजनगरी से हमारे साथ आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। और आगरा में स्थिति यह है कि लगातार बढ़ते हुए संक्रमण के मामले यूपी सरकार के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। लेकिन ये जो नई गाइडलाइंस के साथ रियायतें दी गई हैं, इसको वहां के लोग कैसे देख रहे हैं? आशुतोष। चित्रा, दरअसल आगरा में चुनौतियां दो होंगी। एक तो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को वापस पटरी पर लाना है, दूसरा इस गाइडलाइंस का पालन करवाना और कंटेनमेंट से बाहर हटाना है। लेकिन तीसरा सबसे मुश्किल काम है, जहां मैं खड़ा हूं यहाँ ISBT पे, इस समय हजारों की तादाद में यहाँ प्रवासी मजदूर हैं। वो इसलिए क्योंकि राजस्थान के रास्ते भरतपुर से होते हुए, चाहे वो गुजरात के हों, महाराष्ट्र के हों, ये तमाम सारे प्रवासी मजदूर जो है वो धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं। और इसलिए लॉकडाउन 4.0 में चुनौती ये होगी कि इन मजदूरों को वापस अपने घर भेजा जाए। सतीश गणेश IG आगरा के हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। इस लॉकडाउन 4.0 में सबसे बड़ी चुनौती है इन्हें घर पहुंचाना। कितनी तैयार है पुलिस, कितना तैयार है प्रशासन? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि जो भी हमारे अप्रवासी श्रमिक आ रहे हैं, विशेष रूप से जो उत्तर के राज्य हैं, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जब वो यूपी की सीमा में आए तो उन्हें एक अच्छा स्वागत मिले। जहां पर भी वो हैं उनको एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर लाकर भोजन पानी का प्रबंध किया जाए, यथासंभव उनकी हेल्थ की स्क्रीनिंग की जाए और बसों के माध्यम से या ट्रेनों के माध्यम से सुरक्षित यात्रा उनकी सुनिश्चित की जाए, ताकि वो अपने गंतव्य तक बड़े आराम से पहुंच सकें।
इन चुनौतियों को यहाँ फिलहाल पुलिस उसका पालन करा रही है और इसीलिए आपको एक तस्वीरें दिखाते हैं आईएसबीटी पे कि 24 घंटे यहाँ से लगातार बसें न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलग इलाकों में निकल रही हैं बल्कि उन सीमावर्ती राज्यों पर भी छोड़ रही हैं, बिहार के चाहे मध्य प्रदेश के, क्योंकि ये वहां नहीं जा सकती। लेकिन इस बीच जो सिलसिला है मजदूरों का वो कम नहीं हुआ है, इसीलिए लॉकडाउन 4.0 जो है उन राज्यों के लिए चुनौती भरा है, चुनौतीपूर्ण है, जहां से मजदूरों का पलायन अभी भी लगातार जारी है। ये ठीक तस्वीरें मेरे पीछे चित्रा, और ये तस्वीरें अपने आप में परेशान करने वाली। हालांकि राज्य सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है कि मजदूरों को उनके जहां पर वो गंतव्य पर जाना चाहते हैं वहां पर नजदीकी स्थानों पर छोड़ा जा सके। और इसके साथ ही जो बड़ी खबर आज की है वो भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इंटरस्टेट बस सर्विस को इजाजत दे दी गई है, लेकिन राज्यों की आपसी सहमति के आधार पर ही इसको तय किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जहां से बस को चलाए जाने की इजाजत दी जाए और जहां पर बस को पहुंचना है। अब बस में जो यात्री सवार होंगे उनकी थर्मल चेकिंग को लेकर, उनके बाकी सारे नियमों को लेकर राज्य सरकारों को आपस में फैसला करना होगा। अब सवाल यह है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई यात्री बस के जरिए जाता है तो क्या उसको कुछ दिनों के लिए अलग थलग रखा जाएगा और उसके बाद उसको अपने गांव जाने की इजाजत दी जाएगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। इन सब के बीच आशुतोष, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी। मजदूरों को क्या इस बारे में जानकारी है कि लॉकडाउन को 31 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है आशुतोष? और इसके साथ ही जो मजदूर आपके साथ मौजूद हैं, अगर उनमें से कुछ लोगों से आप बातचीत कर पाइए, क्योंकि राज्य सरकारों का दावा है कि पूरी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन किस तरह की परेशानी इन लोगों को है वहां पर? आशुतोष, मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास? देखिए, आगरा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आगरा में इस वक्त सैकड़ों की तादाद में मजदूरों की मौजूदगी है। आगरा ये वो शहर है जहां पर उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो वहां पर टॉप के शहरों में जहां पर कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं उनमें से एक ताजनगरी आगरा भी है। लेकिन वहां पर बसों के लिए इंतजार में ये मजदूर खड़े हुए हैं, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी मजदूर पैदल चलता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए और इसके लिए बाकायदा जिम्मेदारी भी तय की गई है। इसी के मद्देनजर एक जगह पर ये इकट्ठा है मजदूर, इनको अपने अपने गांव जाना है, घर जाना है, बस के इंतजार में ये लोग वहां पर खड़े हुए हैं। जैसे ही आशुतोष हमारे साथ जुड़ेंगे, इन मजदूरों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार फिर से पुनीत, आपका रुख करते हुए, चूंकि बहुत सारी व्यवस्था यहां पर की गई है और दिल्ली के लिए भी, दिल्ली सरकार के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। देखिए, ईद आने वाली है, यहां पर मस्जिद में क्या नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, इसको लेकर भी मुस्लिम समुदाय के भीतर बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे थे। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि नमाज अदा आप अपने घरों में कीजिए, आपको मस्जिद जाने की इजाजत नहीं होगी, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। पुनीत, पुनीत तक आवाज नहीं पहुंच रही है। कुमार अभिषेक, इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि यूपी सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। धार्मिक आधार पर जो लोग चाहते हैं पूजा पाठ करना या फिर अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करना, मनाना, नमाज अदा करना या फिर पूजा के लिए मंदिरों को जाना, अब बिल्कुल इजाजत नहीं दी गई है। ईद हो या कोई और त्योहार हो, आप अपने धार्मिक स्थल पर नहीं जाएंगे, अपने घरों के भीतर रहकर ही अपने त्योहार मनाएंगे। बिल्कुल चित्रा, पूरे उत्तर प्रदेश में ये लागू है और भरसक इसकी कोशिश की जा रही है कि लोग नमाज पढ़ने मस्जिदों में नहीं जाएं। और सिर्फ सरकार ही नहीं, बाकायदा जो मुस्लिम उलेमा हैं, धर्मगुरु हैं, उन्होंने भी बार बार अपील की है कि इस बार भले ही ये रमजान का मौका चल रहा हो, लेकिन आपको आने की ज़रूरत नहीं है, अपने घरों से ही आप नमाज अदा करें। साथ साथ जो बड़े उलेमा हैं उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ईद के दिन भी अगर आपको लगता है कि लॉकडाउन अगर जारी रहता है, जो कि रहने वाला है, ईद के दिन भी आने की ज़रूरत नहीं है। ये उलेमाओं ने खुद आगे बढ़कर कहा है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की इजाज़त नहीं होगी कि आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर जाएं, अपने घरों में नमाज पढ़ें। साथ साथ अभी जब हम हाल में अयोध्या गए थे, वहाँ के भी मंदिरों में पूरी तरीके से मंदिरों का भी लॉकडाउन है। सिर्फ अंदर में जो पुजारी होते हैं वो पूजा पाठ करते हैं, कोई भी बाहर से कोई श्रद्धालु अलाउड नहीं है। तो चाहे वो अयोध्या हो या फिर कोई दूसरा धर्म स्थल हो या फिर मस्जिदों हो, कहीं भी कम से कम लॉकडाउन 3 तक हम लोगों ने देख लिया और यही लॉकडाउन 4 में भी यही स्थिति रहने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हालांकि कई जगहों से ये खबर आई कि लोग दूर दराज के इलाकों में मस्जिदों में जुट रहे हैं। उसके बाद
कई बार इसे लेकर एडवाइजरी जारी की गई, कहा यहाँ तक कि प्रशासन को भी सख्त होना पड़ा। उसके बाद स्थिति ये है कि ज्यादातर लोग इससे बच रहे हैं और अभी भी अपने घरों से नमाज अदा कर रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की स्थिति यही है, लेकिन सिर्फ मस्जिद ही नहीं, मंदिर और दूसरे धर्मस्थलों पर लागू है। हर धर्मस्थल पर यह लागू है, सिर्फ किसी एक धर्म की बात नहीं है, हर धर्मस्थल पर लागू है। और बीते दिनों बहुत सारे हिंदुओं के त्योहार देखे गए थे, चाहे रामनवमी थी या फिर दूसरे त्योहार, लेकिन सबने घर में ही रहकर बनाए और इसी तरह की व्यवस्था लॉकडाउन 4 में भी की गई है। यानी कि अगर कोई भी बड़ा त्योहार आता है, आप उसको घर में ही मनाएं, बाहर जाने की इजाजत नहीं है। इस बात को लोगों को समझना होगा। देखिए, ये एक ऐसा वक्त है जब जिंदगी से जद्दोजहद, जिंदगी को बचाने को लेकर पूरी दुनिया कर रही है। ऐसे में हिंदुस्तान में अभी जो सिचुएशन कंट्रोल में लग रही है, हालांकि संक्रमित लोगों की तादाद 90,000 के पार हो गई है, लेकिन दूसरे अमेरिका या दूसरे मुल्कों के मुकाबले अभी भी हम बेहतर स्थिति में हैं। यह स्थिति बनी रहे, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एक तो कोरोना को दिमाग में रहकर ही हमें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा, जान भी जहान भी, इसके जरिए हिंदुस्तान को आगे बढ़ना होगा। इसी वजह से लॉकडाउन 4 में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। अलग अलग हिस्सों से हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। विद्या मुंबई से बनी हुई है, मनोज्ञा हमारे साथ कोलकाता से जुड़ी हुई है, और इसके अलावा पुनीत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी दिल्ली से। ये वो हमारे रिपोर्टर है ग्राउंड जीरो पर जाकर, जिन्होंने हालात को समझने की, देखने की कोशिश की है। स्थिति अभी काबू में नहीं आई है, इस बात को समझें। और इसी वजह से राज्य सरकारों की कोशिश यही है कि लोगों को समझाया जाए कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ये रियायतें इसलिए दी जा रही हैं ताकि आपकी जिंदगी को पटरी पर लाया जा सके। और यहां पर देखिए, विस्तार से जो जानकारी दी गई है उसके बारे में आपको बता देते हैं। लॉकडाउन 4.0 में राज्यों को बड़े अधिकार दिए गए हैं। राज्यों की आपसी सहमति से बस चलाने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन राज्यों को आपस में इसके लिए तय करना होगा। 50 से ज्यादा लोगों को शादी समारोह में जाने की अनुमति नहीं होगी, यानी कि 50 से कम लोग ही किसी भी शादी में जा पाएंगे, इसकी इजाजत दी गई है। राज्य सरकार जोन तय करेंगे। ऐसे में सवाल यह भी है, दुकानों को लेकर भी स्थानीय प्रशासन की ओर से इस बारे में फैसला लिया जाएगा। दुकानें खोलने का फैसला राज्य करेंगे। तो क्या इसका मतलब मनोज्ञा ये माना जाए कि अब आगे आने वाले वक्त में चाहे दुकानें खोलने का फैसला हो या फिर कंटेनमेंट जोन का फैसला हो या अलग अलग जोन को डिसाइड करने का फैसला हो, उसमें राज्यों के भीतर भी अब अलग अलग स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा होगा वो जरूरी नहीं है कि वो राजधानी दिल्ली या दूसरे राज्यों में भी हो। अब स्थितियां अलग होंगी बिल्कुल। मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर डिसाइडेड दैट मनोज्ञा, जमीनी स्तर पर स्थितियां वैसे भी अलग हैं। हाँ। जमीनी स्तर पर इस समय जो हालात हैं वो बंगाल और बाकी राज्यों में बिल्कुल अंतर है, और ये वजह है कि बंगाल सरकार बार बार कह रही थी कि हमें इसकी इजाजत दी जाए कि हम तय करें कि बंगाल में आखिरकार क्या होगा। लेकिन सवाल कई बार उठे हैं और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कटघरे में आकर खड़ी की गई हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया है उसी पर सवाल उठने लग गए थे। अब इन सवाल जवाब के बीच में जब अब राज्य सरकार को ये ताकत दे दी गई है कि वो फैसला करें, लेकिन बिना डाइल्यूट किए सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को, तो अब देखने वाली बात होगी कि अस्पतालों की स्थिति को कैसे ठीक किया जाएगा, अस्पतालों पर जो सवाल उठ रहे थे उन्हें कैसे हैंडल किया जाएगा, और जनता को अब क्या जवाब दिया जाएगा जो अब तक घर पर बैठी है ये कहकर कि लॉकडाउन 3 है लेकिन लॉकडाउन 4 भी होगा और उसी तरह से होगा। गतिविधियों में जो बदलाव होंगे वो राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार अभी तक यही कह रही थी बार बार कि हमें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, हमारे पास फंड्स नहीं है कि हम इन सब चीजों को हैंडल कर सकें, और ये जो खर्चे बढ़ रहे हैं इसमें कम से कम केंद्र सरकार हमें ज्यादा से ज्यादा फंड्स भेजे। इस पर जहां एक और राजनीति हो रही थी तो वहीं दूसरी ओर छींटाकशी भी हो रही थी बार बार कि एक और केंद्र सरकार जितनी बार इकोनॉमिक पैकेज दे उसे एक शून्यता के आधार पर करार दे दिया जाता था कि ये एक शून्य, एक डब्बा दिया गया है जिसमें कुछ नहीं है। छींटाकशी हुई है, राजनीति हुई है, लेकिन जनता को अभी भी इंतजार है कि अगले आने वाले दिनों में उन्हें क्या मिलेगा। होम डिलीवरी अभी भी लागू है, अभी भी चालू है। नॉन एसेंशियल आइटम सबसे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किए थे, ये जानते हुए कि कोलकाता रेड जोन में है। ऐसे कई सारी गतिविधियों को शुरू किया गया है। खुद उनके मुख्यमंत्री के अलावा बाकी जितने नेता हैं वो जगह जगह जाकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, लेकिन वही काम जब भारतीय जनता पार्टी के नेता कर देते हैं तो उन पर सवाल उठा दिया जाता है। इसलिए बंगाल की जो स्थिति है वो सचमुच अलग है।
बाकी सारे राज्यों से। कम से कम पूरे राज्यों के मुकाबले तो बिल्कुल अलग ही है। और ममता बनर्जी भी जब आती हैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपनी बात कहने के लिए, तो सबसे पहले केंद्र को लेकर ही उनकी टिप्पणी होती है कि केंद्र पॉलिटिक्स क्यों कर रहा है पश्चिम बंगाल में। ये एक अलग अलग विषय है, लेकिन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं, ये सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। सीधे जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं गृह मंत्रालय से और बड़ी जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या हर तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है? इस बारे में नीति स्पष्ट है, सिर्फ मॉल्स बंद रहेंगे, बाकी दुकानें खोल दी जाएंगी अब? बिल्कुल चित्रा, जो मॉल्स हैं या फिर बड़े जो मार्केट हैं उन इलाके में खोलने की इजाज़त गृह मंत्रालय ने नहीं दी है, लेकिन राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने राज्य में ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस इलाके में दुकानें खोलनी है। तो यानी कि राज्य सरकार अब ये डिसाइड करेंगी कि कौन से एरिया जो है वो काफ़ी खतरनाक है, जहाँ पर कंटेनमेंट एरिया है, वहाँ किस तरीके की गतिविधि चलानी है। इसके अलावा जो ऐसे हॉट स्पॉट के एरिया हैं जहां केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उन इलाकों में किस तरीके की गतिविधि चलानी है, ये सब राज्य सरकार की तरफ से डिसाइड किया जाएगा। जहां तक दुकानों की खोलने की बात है तो राज्य सरकार को ऐसे अधिकार दिए गए हैं गृह मंत्रालय की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार डिसाइड कर सकती है कि अगर केसेस उस पूरे इलाके में कम है तो वहां पर दुकानें खोली जा सकती हैं और वहां जो आर्थिक गतिविधि है वो भी चलाया जा सकता है। एक सबसे बड़ी खबर ये भी है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है उसके लिए भी छूट के साथ रियायत वहां पर दी गई है कि वहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, और जो स्पोर्ट्स हैं, जो खिलाड़ी लोग हैं, वो वहां पर आकर के ज्यादा संख्या में इकट्ठा न होकर के वहां पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस बात की भी जानकारी गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में दी गई, लेकिन ये सारे निर्णय जो है चित्रा, वो राज्य सरकार की तरफ से निर्णय लिया जाएगा कि उनके राज्य में किस तरीके के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, वहां पर भीड़ तो इकट्ठा नहीं हो रही है। हाँ, ये महत्वपूर्ण बातें आपने दी हैं। देखिए, एक तरह से लॉकडाउन 4 में रियायतें करीब करीब पुराने जैसी ही हैं, लेकिन राज्यों को ज्यादा अधिकार, ज्यादा ताकत दे दी गई है, जिसकी मांग भी राज्य सरकारों की ओर से लगातार की जा रही थी। लेकिन इसमें ये जो इंटर स्टेट बस सर्विस को चलाने की बात है, राज्यों के आपस में तालमेल को बिठा पाना क्या इतना आसान होगा? और अगर तालमेल नहीं हो पाता है तो क्या केंद्र सरकार के पास ये पूरा का पूरा मामला जाएगा? क्योंकि कोटा से जब बच्चों को लाने की बात थी तो उस पर यूपी सरकार का रुख कुछ अलग था, बिहार सरकार ने उसकी आलोचना की थी। तो इसके मद्देनजर राज्य सरकारें आपस में कैसे आगे बढ़ेंगी? बिल्कुल चित्रा, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि पिछले 1-2 सप्ताह से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो अलग अलग राज्यों से निकल करके सड़कों में दिखाई पड़ रहे हैं। गृह मंत्रालय ने इन दिहाड़ी मजदूरों के लिए कई गाइडलाइन जारी की है, 3 गाइडलाइन जारी की है, 11 तारीख को, 13 तारीख को और 16 तारीख को। उसके बावजूद भी राज्य सरकार की तरफ से इसमें कोई कदम नहीं उठाया गया, मजदूर अभी भी सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो गाइडलाइन जारी की गई है कि इंटर स्टेट सर्विसेज जो बस की हैं वो चलेंगी, और उससे उन लोगों को फायदा होगा जो कि सड़कों पर इस वक्त इधर उधर घूम रहे हैं, जिनको किसी भी तरीके का साधन नहीं मिल रहा है। तो इंटर स्टेट बसें अगर चलेंगी, लेकिन आपस में दोनों राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन किस तरीके का हो रहा है ये भी उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से ही चित्रा अभी आपको दिखाई पड़ रहा है कि रेल के लिए जब लोग श्रमिक ट्रेन के लिए जाते हैं तो वहां पर उनको टिकट नहीं मिलती है, ऑनलाइन टिकट लेते हैं, उसके बावजूद भी उनको किसी भी तरीके से भेजा नहीं जाता है, सड़कों पर मजदूर दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसके लिए राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत आवश्यक है, और इसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से साफ कहा गया कि इंटर स्टेट जो बसेस हैं वो चलाई जा सकती हैं, लेकिन राज्य सरकार आपस में कोऑर्डिनेट करें, किसी भी तरीके से किसी को अव्यवस्था न हो, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं तो उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन इसमें भी पॉलिटिक्स ना हो, ऐसा होना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि हम सब ने देखा है कि जब भी एक ऐसा वक्त आता है जब आपस में राज्य सरकारों को मिलजुल कर काम करना चाहिए तो वहां पर राजनीति ज्यादा शुरू हो जाती है, बाकी बातें पीछे हो जाती हैं। जितेंद्र, एक और सवाल का जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अपने बाकी सहयोगियों के पास जाऊंगी। एरोप्लेन को लेकर, उड़ानों को लेकर कहा जा रहा था और जिस तरह की तैयारी चल रही थी कि हो सकता है इजाजत दे दी जाए उड़ान के लिए भी, लेकिन प्लेन बंद रहेंगे, यानी कि किसी भी तरह के टेक ऑफ लैंडिंग की इजाजत नहीं होगी आम यात्रियों के लिए। इस फैसले को बरकरार रखा गया है, इसके पीछे का मकसद क्या नजर आ रहा है आपको?
देखिए चित्रा, गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि कोई भी इंटरनेशनल उड़ान हो या फिर घरेलू उड़ान, उसके अभी इजाज़त नहीं दी जा रही है। किसी भी तरीके से इसकी इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही थी कि CISF हो या फिर DGCA हो या फिर सिविल एविएशन मंत्रालय, वो लोग अपने अपने तरफ से जानकारियां दे रहे थे कि इसमें कुछ छूट हो सकती है और 8 राज्यों के लिए जो इस तरीके के प्लेन चलाए जा सकते हैं। लेकिन गृह मंत्रालय ने अभी इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है और इसके पीछे का सीधा और साफ लॉजिक ये बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एयरपोर्ट में नहीं हो सकता है। हालांकि कोशिश कुछ की गई है कि एयरपोर्ट पर उस तरीके से लोगों को दूर दूर खड़ा किया जाए, लेकिन जिस तरीके से लोग जब भी कोई एयरपोर्ट में कोई प्लेन चलता है या फिर मेट्रो चलाने की बात कही जा रही थी, तो उस दौरान तेजी से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट हो सकता है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता। ऐसे में गृह मंत्रालय ने यह डिसाइड किया है कि अभी 2 सप्ताह यानी 31 मई तक किसी भी तरीके से फ्लाइट नहीं उड़ेंगी और इसका फायदा ये होगा कि जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उसमें काफी कमी आएगी और जो राज्यों में अलग अलग राज्यों में महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि अगर बसों को चलाने की इजाजत दी गई है तो फिर प्लेन को उड़ाने की इजाजत, प्लेन के टेक ऑफ की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हो सकता है अलग अलग क्वेश्चन उठाए जाएं, लेकिन जल्दी से यहाँ पर 4.0 लॉकडाउन को लेकर ये बड़ी जानकारी समझ लीजिए। थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर, हैंड वॉश की व्यवस्था पहले की तरह से ही कायम रहेगी, उसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं। वक्त वक्त पर ऑफिस का सैनिटाइजेशन होता रहे, इस बात की भी इसमें डिटेल से जानकारी दी गई है। शिफ्ट बदलने के दौरान, यानी कि ऑफिस खोले जा रहे हैं लेकिन शिफ्ट बदलने के दौरान सैनिटाइजेशन किया जाए ऑफिसेस का। काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा, यानी कि आपस के कांटेक्ट में आने से बचना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी को बनाकर रखना होगा। ऑफिस में एक साथ आने और साथ में लंच ना होने का बहुत खास ख्याल रखा जाए। घर से काम करने पर जोर दिया जाए, जरूरी हो तभी ऑफिस में बुलाए जाएं। इस तरह की भी बातें गृह मंत्रालय की इस नई गाइडलाइंस में इन तमाम बातों का विस्तार से जिक्र किया गया है। जोर इसी बात पर, कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वो कम नहीं हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है, इस बारे में लोग ध्यान दें। लेकिन जान भी जहान भी का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया था, उसको लेकर आगे बढ़ने की अब जरूरत है। तो कुल मिलाकर ये नई व्यवस्था इस वक्त की गई है जिसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी पहले से ही जारी रहेगी। और इस वक्त मेरे एक और सहयोगी रोहित सरदाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त ये खड़ा हो रहा है वो राज्यों के आपसी तालमेल पर है, क्योंकि राज्यों को ज्यादा अधिकार तो केंद्र सरकार की ओर से दे दिया गया है, लेकिन इसके पहले हम सब ने देखा था, चाहे वो दिल्ली हरियाणा हो, दिल्ली यूपी हो, आपस में तालमेल की साफ साफ कमी नजर आई। यहां तक कि कोटा से जब बच्चों को लाने का मामला था तो यूपी सरकार का रुख उस पर अलग था, बिहार सरकार ने उसकी जमकर मुखालफत की थी, हालांकि बाद में कोटा से उसने अपने बच्चों को वापस बुलाया। तो ये राज्यों का आपसी तालमेल कैसे हो पाएगा अगर महत्वपूर्ण अधिकार उनके पास रहेंगे तो? रोहित, देखिए, निश्चित तौर पे ये सवाल जो आपने उठाया ये जायज़ सवाल है चित्रा, लेकिन एक बड़ी चीज़ इस समय की ये है कि अब जब राज्य खुद इस समय दबाव में है, एक मजदूरों को लेकर लगातार राज्यों के ऊपर दबाव पड़ रहा है कि आपके राज्य में कैसे मजदूर सड़क पर पैदल हैं, क्यों नहीं उनके लिए बस या ट्रेन की व्यवस्था है, और अगर व्यवस्था है तो वो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उससे बचने के लिए राज्यों को ज़रूरी होगा कि वो बस परिवहन व्यवस्था को खोलें, यानी कि एक राज्य दूसरे राज्य से अपने यहाँ बसों को आने जाने दे। अभी जो झगड़ा हुआ था हरियाणा और दिल्ली के बीच में चित्रा, वो हुआ था सब्जी मंडी की वजह से। अगर आपको ध्यान हो, आज़ादपुर मंडी का दरवाज़ा खुला था, उसके बाद एक के बाद एक कई सारे केस आए थे और फिर हरियाणा और दिल्ली के बीच में इस बात को लेकर खींचातानी हुई थी कि आपके यहाँ से अगर सब्जी लेकर वापस लौट रहे बहादुरगढ़ में लोग बीमार पड़ रहे हैं तो उससे हरियाणा क्यों कोरोना केसेस में अपने ग्राफ में तेजी देखे, उसकी जिम्मेदारी दिल्ली क्यों ना ले, हम दरवाजे क्यों ना बंद रखें। लेकिन अब जबकि राज्यों के ऊपर राजस्व को भी बढ़ाने का दबाव है, तो राज्य परिवहन को खोलना निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ी राहत का रास्ता हो सकता है। इसलिए हमें लगता है कि अगर केंद्र सरकार ने ये छूट दे दी है कि आप राज्यों के भीतर आने जाने दें, आप राज्यों के भीतर लोगों को ये अनुमति दे कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य आ जा सकते हैं, तो फिर ये परिवहन व्यवस्था खोलना भी राज्यों को सूट करेगा। और ऐसा नहीं है कि राज्य आपस में संपर्क में नहीं है, राज्य आपस में बातचीत कर रहे हैं। अभी तक छूट इसलिए नहीं थी क्योंकि सबका यह कहना था कि केंद्र ने रोक लगा रखी है। अब जबकि केंद्र ने रोक हटा ली है और यह कह दिया है कि आप खुद मिल बैठ के आपस में बातचीत करके तय कर लीजिए कौन सा राज्य दूसरे राज्य जो उसकी सीमा से लगते हैं उनसे लोगों को आने जाने देना चाहता है वो करने दे, तो अब असल में ये राज्य सरकारों के आपसी समन्वय का टेस्ट होगा। अभी तक क्या मामला था, वो ये था
कि आप अगर कुछ कर नहीं पा रहे हैं या कर लेते हैं उससे कुछ चूक हो जा रही है, कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते थे। अब ये बंदूक राज्यों को अपने कंधे रखकर चलानी पड़ेगी। आपसी तालमेल, आपसी समन्वय का उदाहरण देश के सामने पेश करना पड़ेगा। अभी तक केंद्र सरकार के तहत सब कुछ होता था, केंद्र सरकार फैसला करती थी तो राज्य कहते थे कि हमको करने दीजिए, हमारे ऊपर थोप क्यों रहे हैं। ये तो ऐसा हुआ कि जैसा राहुल गांधी ने कहा था कि साहब राज्य का रेड जोन कुछ और है, वो नेशनल का ग्रीन जोन है, और नेशन का जो रेड जोन है वो राज्य का ग्रीन जोन है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब राज्यों को छूट दे दी केंद्र सरकार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।